हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर या फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर या फिर हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा? तो 31 का राइट आंसर जो होने वाला है ये होगा ए ऑप्शन। तो देखिए, भारत में जो है आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना को माना जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या है? राइट है। बाद में बंगाल सरकार ने बंगाल आयरन वर्क्स का जो है अधिग्रहण कर उसका नाम जो है बराकर आयरन वर्क्स कर दिया। ठीक है। टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया। यह जो है भारत का वास्तविक रूप में जो है प्रथम लौह इस्पात कारखाना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लौह इस्पात कारखाना को अधिक जो है प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलागिरा पर्वत चोटी से संबंधित सही तथ्यों को चयन करें। तो देखिए, 32 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी 1, 3 और 5। तो देखिए, धौलागिरा पर्वत चोटी नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य के हिमालय में स्थित है। ठीक है। धौलागिरा पर्वत चोटी बृहद हिमालय में स्थित है। धौलागिरा पर्वत चोटी की ऊंचाई लगभग जो है 8172 मीटर ऊंचा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 33। सेनकोटा गैप जो है निम्न में से किन दो नगरों को जोड़ता है? तो देखिए, 33 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, सेनकोटा गैप जो है तमिलनाडु के मदुरई शहर तथा केरल के तिरुवनंतपुरम शहर को जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा तमिलनाडु के कोयम्बटूर एवं केरल के कलपक्कम को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? सी ऑप्शन, मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप राम सेतु अथवा आदम ब्रिज का ही भाग है। पंबन द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित द्वीप है। नेक्स्ट है कि चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी निम्न में से कौन सी नदी है? 35 का होगा बी ऑप्शन, चिनाब। तो देखिए, चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी चिनाब नदी है। चंद्रा एवं भागा का उद्गम क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल की हिमाच्छादित चोटियां हैं। झेलम एवं रावी नदियां चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी सतलुज की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राजस्थान का कोटा शहर जो है निम्न में से किस नदी के तट पर बसा है? 36 का होगा ए ऑप्शन, चंबल। राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के तट पर बसा है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर भी चंबल नदी के तट पर बसा है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जौनपुर एवं सुल्तानपुर शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सी ऑप्शन, राजस्थान। चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र राजस्थान राज्य में स्थित है। जावर राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित एक कस्बा है। भारत में चांदी के लिए प्रसिद्ध अन्य स्थान कर्नाटक के चित्रदुर्ग एवं बेल्लारी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, गुंटूर एवं कुर्नूल क्षेत्र तथा उत्तराखंड का जो है अल्मोड़ा क्षेत्र है। 38 है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो बी ऑप्शन, यानी 7। भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ लगती है। भारत की स्थल सीमा अफगानिस्तान, पीओके, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगती है। यह सीमा जो है मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है। यह सीमा डुरंड रेखा से संबंध है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 39 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 4। म्यांमार के साथ जो है भारत के 4 राज्यों की सीमा
लगती है। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम है। भारत एवं म्यांमार के बीच जो है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर की है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। 40 का होगा बी ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को। गद्दर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में हुई थी। गद्दर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। गद्दर पार्टी के अन्य संस्थापक नेता थे लाला हरदयाल, लाल ठाकुर दास, पंडित काशीराम, कैसर सिंह और मोहन सिंह भाकना। गद्दर पार्टी द्वारा गद्दर नाम का समाचार पत्र भी निकाला गया। गद्दर पत्र, जिसमें गद्दर पत्र सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई। गद्दर पत्र बाद में जो है गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा है, हिंदी, गुजराती, पश्तो तथा अंग्रेजी भाषा में निकाली गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। 41 का होगा ए ऑप्शन, यानी मंदिर में भ्रष्टाचार। 1924 में बंगाल का जो है तारकेश्वर आंदोलन जो है मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। 1924 ईस्वी का बंगाल तारकेश्वर आंदोलन मंदिर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है चला आंदोलन था। बंगाल के तारकेश्वर स्थान पर स्थिर जो है मंदिर के महंत के भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन तीर्थयात्रियों ने शुरू किया था। तारकेश्वर आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सच्चिदानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्न में कौन है। तो 42 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, 42 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, विवेकानंद। तो याद रखना है कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए ईश्वर की खोज शुरू की है। विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलकर उनके शिष्य होकर नव वेदांत के महान जो है अध्यात्मवादी बने। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन को पश्चिमी विश्व के सामने लाकर उसमें जीवन दर्शन को दिखाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शारदा एक्ट संबंधित था। ए ऑप्शन, बाल विवाह प्रतिबंध से। शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के प्रायोजक जो हरविलास शारदा थे। यह अधिनियम सितंबर 1929 में पारित हुआ और यह एक्ट 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो 44 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी अल हिलाल। तो देखिए, अल हिलाल जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। अल हिलाल उर्दू भाषा का एक समाचार पत्र था जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकालना प्रारंभ किया। अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1912 ईस्वी से शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन, तो देखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी में राष्ट्रवाद के विकास के उद्देश्य से स्थापित थी। मद्रास महाजन सभा अन्य संस्थानों के साथ समन्वय रखते हुए राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया था। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक एम विरागवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू थे। मद्रास महाजन सभा की प्रथम बैठक 29 दिसंबर 1884 ईस्वी से 2 जनवरी 1885 ईस्वी तक चली थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, कहता किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। 46 का होगा सी ऑप्शन, जतिन दास। तो स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। यतीन्द्र नाथ दास अथवा
जतीन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। जतीन दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। जतीन दास ने लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल करके अपने प्राण उत्सर्ग कर दिया। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट से पहले देखिए कि जतीन दास का जन्म जो है, जतीन दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 ईस्वी के कलकत्ता में हुआ था। जतीन दास की मृत्यु लाहौर सेंट्रल जेल में 13 सितंबर 1929 ईस्वी को जो है हुई है। जतीन दास को 1929 के लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार करके लाहौर सेंट्रल जेल में डाला गया और 63 दिन के भूख हड़ताल के कारण जतीन दास की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 47 है। 1946 ईस्वी में बनी जो सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे कौन सा विभाग था? तो 47 का होगा सी ऑप्शन, खाद्य एवं कृषि। तो देखिए अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल 1946 में डॉक्टर राजेंद्र के जिम्मे खाद्य एवं कृषि विभाग जो है दिया गया था। अंतरिक्ष मंत्रिमंडल 1946 के अध्यक्ष जो है वायसराय था। इस मंत्रिमंडल का उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1946 की इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष के साथ विदेशी मामले एवं राष्ट्र संघ संबंध विषय के मंत्री थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के प्रधान मंत्रित्व में गठित किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बनाए गए थे। 1946 एवं 1947 में गठित दोनों मंत्रिमंडल में बाबू जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, श्रम विभाग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? 48 का होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 44। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की उपेक्षा की गई है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 से भारतीय संविधान राज्य से यह उपेक्षा करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त जो है कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 में कुछ जो दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए जो है निर्वाह मजदूरी आदि का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43A में उद्योग के उपबंध में कर्मचारी का भाग लेने से संबंधित उपबंध 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 43B में सरकारी समितियों की अभिवृद्धि से संबंधित है। अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 है, विधान परिषद से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। तो देखिए डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से जो है संबंधित है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 के खंड 1 में उपबंध है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अर्थव्यवस्था में जो है वेबरीज चक्र क्या दर्शाता है? 50 का होगा ए ऑप्शन, बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच संबंध। ठीक है, तो बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच संबंध को अर्थशास्त्र में वेबरीज चक्र जो है दर्शाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि ए और बी एक काम को 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। बी काम प्रारंभ करते हैं 5 दिन बाद जो है 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है।
5 दिन बाद। और यदि 60 रुपये कमाते हैं तो उनके व्यक्तिगत हिस्सा, तो मान लीजिए यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका जो है ये करता है 10 दिन और ये करता है 15 दिन, ठीक है। इसका एलसीएम होगा 30, तो 10 या 30, 15 दूनी 30, यानी ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2। तो देखिए अब यहाँ पे कुल काम कितना है, तो कुल काम दे दिया गया है 30। कुल काम कितना है, 30 है। कहता है बी द्वारा 5 दिन में किया गया काम, ठीक है। बी द्वारा देखिए 5 दिन बाद ए काम में जुड़ता है, तो बी जो है 5 दिन करता है, तो 2 की एफिशिएंसी से तो कितना काम होता है, 10 काम, ठीक है। कितना काम हो गया, 10 काम। शेष कितना बचा, तो 30 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचा, 20 काम। कितना बचा, 20 काम। अब ये 20 काम कौन कर रहा है, तो दोनों मिलकर कर रहा है। कहता है 5 दिन बाद ए काम में जुड़ जाता है, तो यानी 3 + 2 एफिशिएंसी से करेगा, 3 + 2 यानी 5, 5 चौका कितना हुआ, 20, 5 चौका भी कितना हुआ, 20। तो 4 दिन में जो है 4 दिन में पूरा करेंगे दोनों मिलकर, ठीक है। 4 दिन में कहता है यदि वे 60 रुपया कमाते हैं, यदि वे 60 रुपया कमाते हैं। अब देखिए ए कुल 4 दिन तथा बी कुल जो है कितना दिन करेगा, तो ए करेगा 4 दिन, ए करेगा 4 दिन, लेकिन बी जो है 5 दिन तो पहले भी किया था, तो 5 + 4 यानी कितना दिन करेगा, तो ये करेगा 9 दिन काम। कितना दिन, 9 दिन काम। अब देखिए तो ए द्वारा 4 दिन में किया गया काम कितना है, 12। ए द्वारा 4 दिन में किया गया काम, तो 4 × 12, और बी द्वारा 9 दिन में किया गया काम, बी द्वारा 9 दिन में किया गया काम कितना होगा, तो 9 दूनी 18, चूँकि बी का एफिशिएंसी कितना था, 2, तो यह हो गया 12 और 18। और कुल कमाया धन कितना है, तो कुल कमाया धन जो है कितना है, यह है 60। कुल कमाया धन कितना है, 60 है, ठीक है। कुल कमाया धन यदि 60 है तो ए का हिस्सा, ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो 60 गुने, ए का हिस्सा जो होगा ये होगा 60 गुने 12 बटा में 12 + 18 यानी कितना होगा, 30, 30 दूनी 60 यानी 12 दूनी 24 रुपये। कितना होगा, तो 24 रुपये। ये तो ए का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा होगा 18 बट्टा 30 गुना में 60 यानी 30 दूनी 60, 18 दूनी 36 यानी 24 और 36, 24, 36 यानी सी ऑप्शन क्या होगा, तो सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, ठीक है। और कहता तनु के पिता का एकमात्र पुत्र सौम्या है, ठीक है। फिर कहता सौम्या प्रीतम की क्या है, सौम्या प्रीतम की क्या है, तो सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। तो सौम्या जो है, सौम्या तनु के एकमात्र भाई, तनु के एकमात्र भाई की माँ है। तनु के एकमात्र भाई की माँ कौन है, तो यह है सौम्या, माँ है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम जो है वो तनु के पिता, प्रीतम जो है तनु के पिता का एकमात्र पुत्र, तो प्रीतम यहाँ पे मान लेते हैं प्रीतम, ठीक है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्या प्रीतम की क्या है, तो सौम्या जो है प्रीतम की क्या है, तो माँ होगा, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष 6 महीने के लिए इतना रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से क्या हो, संयोजित हो। तो देखिए अर्धवार्षिक है, तो यहाँ पे हम पहले दर निकाल लेते हैं। रेट क्या होगा, तो रेट हो जाएगा आपको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हैं, तो 8 का आधा कितना होगा, 4%। तो रेट हो गया 4%। टाइम को दोगुना करना है, 1 वर्ष 6 महीना, 1 वर्ष 6 महीना है, यानी 1 सही 6 बट्टा कितना होगा, 12, 6 दूनी 12, 2 1 2 1 3 बट्टा 2, इसको कर लेंगे दोगुना, तो कितना वर्ष होगा, 3 वर्ष। तो समय हो जाएगा आपको 3 वर्ष, ठीक है। समय कितना होगा, तो समय हो जाएगा आपको 3 समय जो हो जाएगा, सॉरी। फिर कहता है कि दर से 1 वर्ष 6 महीने के लिए इतना रुपया है, ठीक है, इतना रुपया है। तो समय को जो है क्या करना है, समय को कर देना है आपको दोगुना, तो 1 सही 6 बट्टा 12, 6 दूनी 12, 2 1 2 1 3 बट्टा 2 यानी 3 वर्ष, ठीक है। टाइम हो जाएगा आपको 3 वर्ष।
आप कह रहा है कि इतने रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 4%, 4%, तो 1/, कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, 1/25, 1/25 यानी 25 से कितना होगा, 26 हो जाएगा। ये भी 25 से 26, फिर 25 से 26, 25 से 26, ये जो है 3 वर्ष का है। ठीक है, 3 वर्ष का, तो इसको जो है क्या करेंगे, 25 का जो है क्यूब करेंगे। ठीक है, 25 का क्यूब, 25 का क्यूब, और उसके बाद जो है 26 का क्यूब। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ पे होगा 625 गुने 25 अनुपात 26 का स्क्वायर 676 गुने कितना होगा, 26। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मूलधन आपको पता है, यानी इतना यूनिट का मान कितना है, तो 15,625, कितना है, 15,625। अब यदि इसको देखें तो 25 से कटेगा, 25 से देखिएगा तो 25 छक्का कितना होगा, 150। ठीक है, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। ठीक है, ये उतर जाएगा कितना, 6। ठीक है, 25 छक्का 150, 62 नहीं लगेगा, 0 उतर जाएगा 5। ठीक है, तो 25 छक्का हो जाएगा 150 और 25 625, यानी ये कहें। और इन दोनों में फिर देखिए, इन दोनों को गुना करके इसका अंतर, तो फिर 625 को 25 से गुना करना ही पड़ेगा। 625 को 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंच 125, हासिल कितना होगा, 12। ठीक है, फिर 25 दूनी 50 और 12 कितना होगा, 62 का 2 केरी 6, 25 छक्का 150 यानी 156, 156 होगा। उसके बाद देखिए 676 को 26 से गुना करना है। 676 को जो है देखिए 676 को, सॉरी 676, 676 को आप गुना कर लेना है। 676 को गुना करिए 26, 676, इसको 20 + 6 कर देते हैं। ठीक है, 20 + 6, 20 + 6, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 6 दूनी 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, फिर 6 दूनी 12, 1 13। ठीक है, 13, और ये हो प्लस 6 से गुना करिए, फिर होगा 6 4 36 का 6 केरी 3, 7 6 42 3 45, हासिल कितना होगा, हासिल होगा 4, 6 4 36 और 4 40 होगा। यानी इसको फिर इसको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 6। ठीक है, 6, फिर 5 + 2 कितना होगा, 7, 5 + 2 7, फिर 5 में से 0 गया तो कितना होगा, 5, फिर ये है कितना, तो ये आपको है 13, 13 में से 4 गया तो 9, 4 13 9, 9576 कितना आया, 9576। इसको घटाएंगे तो 15 में से 6 गया तो 9 होगा, 11 में से 7 गया तो 7 4 11 4, फिर देखिए 5 में से 5 गया तो कितना होगा, 0, 15 में से 9 गया तो 6, यानी 60,149 का मान निकालना है। 60,149 का मान निकालना है। ठीक है, यानी देखिए 676 गुने 26, यानी किसका मान निकालना है, तो 759। यानी तो ऐसे कीजिए कि जो है 15,625 इंटू 1 + 4/100 के पावर 3 -1 कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से भी निकल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा 15,625 इंटू 26/25 का क्यूब। ठीक है, 26/25 का क्यूब -1, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपको 15,625 गुने में 0.124864। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1951, 1951 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 है कि माना वस्तु का अंकित मूल्य 110 है। कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य के 64% के बराबर है। तो मान लेते हैं वस्तु का एमपी कितना है, एमपी है 100, तो सीपी क्या होगा, तो सीपी हो जाएगा आपको 64। ठीक है, अंकित मूल्य के 64%, 4% की छूट देने के बाद, छूट कितना दे रहा है, 4%। छूट की यदि बात करें, छूट दे रहा है 4%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपको कितना, 96। ठीक है, 100 में से 4% छूट देता है तो कितना होगा, 96। अब यदि यहाँ पे देखें तो कहता है लाभ क्या हो रहा है, तो लाभ की यदि बात करें यहाँ पे तो सीपी है आपको 64। ठीक, और विक्रय मूल्य है इतना, तो लाभ हो जाएगा आपको 96 - 64 यानी 32 का। तो लाभ प्रतिशत का रहा तो 32 गुने
100 बटा में करेमूल, करेमूल कितना है तो 64, 32 दूनी 50, तो यानी इसका राइट आंसर होगा 50% सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए मंदिर, आराधना, न्यायालय, तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए जिस प्रकार मंदिर में आराधना किया जाता है, ठीक उसी प्रकार न्यायालय में न्याय के लिए तर्क किया जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुना है। तो राम की और उसके फादर, तो राम की पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुना है। फिर कहता है 9 वर्ष पहले, ठीक है, 9 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी थी। 9 वर्ष पहले जो है कितनी थी, तो उसकी आयु की 6 गुनी थी। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, तो 3 और 1 में 2 का अंतर, तो इसको 2 से गुना कर लीजिए। 1 और 6 में 5 का अंतर, तो ऊपर वाले को 5 से गुना कर लेंगे, तो 5 5 दिया 15, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 दूनी 12, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर देखिए कितना का, 3 का है, तो 3 जो है 9 के बराबर होगा। 3 किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमको कहता है राम की वर्तमान आयु कितना है, 5, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 गुने 3 यानी 15 वर्ष, यानी बी ऑप्शन कितना होगा, 15 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC की औसत आयु 22 वर्ष है और B और C की औसत आयु 25 है, तो 9 वर्ष के बाद A की आयु कितना होगा, 9 वर्ष के बाद, तो A प्लस B प्लस C की आयु होगा 22 गुने 3 यानी 66 वर्ष, ठीक। फिर B प्लस C की आयु का योग हो जाएगा 25 गुने 2 यानी कितना, 60 वर्ष, ठीक है, 60 वर्ष। अब वर्तमान में A की आयु निकाल लीजिए, तो A की आयु कैसे निकलेगा, इसमें से घटा लेंगे, 66 में से 60 तो कितना होगा, ये जो है 66 में से 50, 25 दूनी 50 होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 वर्ष। कितना वर्ष, 16 वर्ष। तो 9 वर्ष बाद A की आयु कितना होगा, 16 प्लस 9 यानी 25 वर्ष, तो इसका सी ऑप्शन होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य जो है इतना रुपया है और उनकी संख्या का अनुपात इतना है प्रत्येक प्रकार के सिक्का। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा, ठीक। सिक्कों की संख्या की यदि बात करें, सिक्कों की संख्या कितना, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 4 5 यदि हैं, तो इसका मूल्य क्या होगा, 1 रुपया के 3 सिक्का है तो 3 रुपया होगा। 50 पैसे के 4 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, 2 रुपया होगा। 50 पैसे के 4 सिक्का है तो 2 रुपया होगा। 25 पैसे के 5 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो ये हो जाएगा आपको 1.25 रुपया, कितना ये हो जाएगा 1.25 रुपीज़, ठीक है, 1.25 रुपीज़। तो इसको 4 से भाग दे देंगे, 5/4 करेंगे, तो अब टोटल को जोड़िए, तो 3 2 5 1 6 यानी 6.25 ये होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए 6.25 जो है किसके बराबर है, तो 93.75 के बराबर है, ठीक, 93.75 के बराबर है, ठीक है। तो आपको निकालना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो क्या कीजिए, तो 6 पॉइंट देखिए यहाँ पे जो है 93.7, एक का मान 93.75 बाई 6.25 से भाग देंगे तो ये निकल जाएगा कितना, 15। 1 यूनिट का मान कितना निकला, 15। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकाल लीजिए, तो 3 गुने 15 करेंगे कितना होगा, 45। 4 गुने 15 करेंगे कितना होगा, 60। 5 गुने 15 करेंगे 75, यानी इसका राइट आंसर होगा 45 60 75, 45 60 75 यानी बी ऑप्शन, क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर जो है ओर जाती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, 59 का होगा सी ऑप्शन, गोली से कम। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाए और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। संवेग संरक्षण सिद्धांत से बंदूक का द्रव्यमान
गुने बंदूक का वेग बराबर होता है गोली का द्रव्यमान गुने गोली का वेग होता है, यानी एम भी इक्वल टू होता है माइनस एम यू या एम माइनस एम स्मॉल जो है भी, तो भी बराबर होगा माइनस एम स्मॉल भी बाय कैपिटल एम। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक यह बताता है कि बंदूक का वेग पीछे की ओर होगा। किसी वस्तु में जो है गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा तो उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान आधी करने पर गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर वस्तु का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट फिर कहता है कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंधन वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो अल्किन्स का एक सामान्य सूत्र कौन सा है? सी ऑप्शन CnH2n। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंधन वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन का एक सामान्य सूत्र है CnH2n। ठीक है, बेंजीन का जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है C6H6। ठीक है, एसिटिलीन का सूत्र जो होता है ये होता है C2H2। ठीक, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो होता है ये होता है CnH2n+2 CnH2n+2। एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र होता है CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की ऐसा इकाई है? सी ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की ऐसा इकाई जो है यह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यदि 2 पिंड जिसके द्रव्यमान m1 m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर होगा कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है, जहाँ कैपिटल G एक नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 62। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है? डी ऑप्शन। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है पानी को कीटाणु रहित और रसायनों के ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए रसायनों के ऑक्सीकरण में, ठीक है, कपास की ब्लीचिंग में और ड्राई क्लीनिंग में अपशिष्ट उपचार संयंत्र में किया जाता है। 63 ऑक्सीशोषण के लिए खाली स्थान की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? ई ऑप्शन। देखिए ऑक्सीशोषण के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सी एवं अनऑक्सी दोनों प्रकार के शोषण में ग्लूकोज के अणु जो पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 2 पायरुविक अम्ल में टूटने के बाद अब इसे ऑक्सीजन के अणु उपलब्ध होते हैं, तब यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश कर जो है फेब्स चक्र के उपरांत जो है 36 ATP ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए ATP को ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो ए ऑप्शन pH पैमाना। तो किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना pH पैमाना है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल पैमाना में मापते हैं। किसी बिलियन में जो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता मापने का पैमाना जो है OH है। ठीक है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है और भास में क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। pH बराबर होता है -log H+ion। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए विटामिन बी। विटामिन बी में यीस्ट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यीस्ट द्वारा शर्करा के विलयन का किण्वीकरण किया जाता है, जिसमें एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, यीस्ट में जाइमेज एंजाइम होता है जिसके द्वारा जो है किण्वीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट 66। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? सी ऑप्शन आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में। तो मध्यरात्रि सूर्य जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में देखा जाता है। ध्रुवीय प्रदेश में लंबी अवधि के
दिन और रात होती हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का जो है 110 गुना जो है बड़ा है। याद रखना है, सूर्य का जो व्यास होगा वो पृथ्वी के व्यास का जो है कितना गुना बड़ा होगा, तो 110 गुना बड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण सूर्य के उदय और अस्त होते हैं। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। किसको कहते हैं? नॉर्वे को। उसके बाद देखिए मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 67 है कि ICC T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ तथा इसे प्रतियोगिता का विजेता देश जो है रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 67 का बी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। ICC T20 महिला विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। ठीक, आयोजित किया गया तथा इस प्रतियोगिता की विजेता ऑस्ट्रेलिया देश रहा। ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड देश ने की है। इस प्रतियोगिता को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी लूना 25। क्या है? लूना 25 है। ठीक, तो याद रखना है हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत लूना 25 मिशन को लॉन्च किया गया है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। 1984 में रूस के जो है सोयूज रॉकेट में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने थे। ठीक है, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षित किया गया। 2004 में अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली का विकास कर भारतीय रॉकेटों द्वारा जो ग्लोनास उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी एलेसेंड्रा कोरप। हाल ही में जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से जो है एलेसेंड्रा कोरम ब्राज़ील के हैं, इसको जो है सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सलमान रुश्दी को जर्मन पीस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हरिबाल कृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट कहता है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। 70 का होगा ए अल्लू अर्जुन। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया है। इस पुरस्कार जो है ने इन्हें फिल्म पुष्पा दी राइज के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को जो है फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।